मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर न जुड़ पाए, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। जनता और नेता के बीच संबंध कुछ ऐसे ही नाजुक दौर पर पहुंच चुका है, जहां जनता नेता पर भरोसा नहीं करना चाहती, वही नेता जनता के उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाते। इसी संबंध को हम थोड़ा मजबूत करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष चंद्रा और आप देख रहे हैं सिंहासन का संग्राम। आज हम लोग हजारीबाग इलाके में हैं। 5 विधानसभा क्षेत्रों में यहां चुनाव होने हैं। जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी। हजारीबाग की खासियत मैं आपको बता दूं कि हजारीबाग बागों का शहर कहलाता था, लेकिन हजारीबाग के बाग उजड़ चुके हैं। हजारीबाग मिनी शिमला कहलाता था, लेकिन हालात अब बहुत बद से बदतर हो चुके हैं। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। हमारे साथ तमाम हजारीबाग की जनता है जो जवाब देगी, जो पूछेगी सवाल, और यहाँ पर हमारे साथ नेता भी मौजूद हैं, उनसे भी आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ प्रदीप प्रसाद हैं, निर्दलीय यहाँ पर युवा हैं। प्रदीप प्रसाद जी हैं, आसू में थे, अब निर्दलीय मैदान में हैं। सीपीआई से रजी अहमद साहब हैं, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से भी अपना परिचय बता दें सर। श्री काशीलाल अग्रवाल, संयोजक चुनाव संचालन समिति। मनीष जायसवाल जी को आना था, आप आ गए। मनीष जायसवाल जी जो हैं सो कार्यक्रम में व्यस्त है और उसको आने में असुविधा है, इस चलते उन्होंने मुझे यहाँ प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बीच में आए हैं, बहुत खुशी की बात है। जनता से भी पूछेंगे कि आखिर हजारीबाग की दुर्दशा का जिम्मेवार कौन है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, आपसे पूछना चाहेंगे, ये बताइए कि हजारीबाग की स्थिति बुरी क्यों हो गई? मतलब हजारीबाग की स्थिति, यहाँ के जितने भी नेतागण आज तक चुन के गए सिर्फ अपना ही देखे, आज तक हजारीबाग का भलाई नहीं कर पाए। ना यहाँ का रोड, ना यहाँ का शिक्षा व्यवस्था, ना यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था, कोई भी सुचारू रूप से नहीं चला। हम श्री प्रदीप लाल से पूछना चाहेंगे कि माइनॉरिटी के लिए ये जीत के जाएंगे तो क्या करें? एकदम ये सवाल भी होगा। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, ये बताइए कि हजारीबाग की स्थिति जो है इतनी खराब क्यों हो गई? सबसे पहले मैं यहाँ बताता हूँ कि यहाँ पर 20 प्रत्याशी खड़े हैं, मात्र 3 प्रत्याशी यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। मात्र ये सबसे अफसोस की बात है कि जनता का क्या वैल्यू है हमने देख लिया। वो उस मुद्दे पर भी आएंगे, लेकिन हजारीबाग की स्थिति क्यों खराब है? हजारीबाग की स्थिति यूँ खराब है कि यहाँ पर कभी ने हमारे प्रतिनिधि ने इसका ध्यान नहीं दिया। और यहाँ पर हम लोग का जब बिहार और झारखंड एक था उस समय 16 जिला में हजारीबाग जिला है, लेकिन आज हजारीबाग का क्या विकास हुआ वो सब जनता देख रहे हैं। और यहाँ की जनता ने हर जाति हर धर्म के लोग को जीत के विधानसभा और सांसद में भेजा, लेकिन कोई कुछ नहीं किए। हजारीबाग जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ। हजारीबाग की स्थिति क्यों खराब हो गई? हजारीबाग की स्थिति क्यों खराब हो गई? हजारीबाग की स्थिति खराब के लिए यहाँ के प्रतिनिधि जिम्मेवार हैं। यहाँ के प्रतिनिधिगण ने आज तक किसी तरह का कोई भी काम का बीड़ा नहीं उठाए हैं और ना ही जिम्मेवारी लेकर के काम किए। यहाँ इस धरती पर से वित्त मंत्री ऐसे हमारे यहाँ दिया, लेकिन उन्होंने कुछ करके नहीं दिखाया है। हजारीबाग की स्थिति क्यों खराब हो गई, आपसे भी जानना चाहेंगे। हजारीबाग की स्थिति खराब होने का वजह है कि जिस भावना के तहत झारखंड अलग किया गया, इतनी लंबी लड़ी गई झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। लंबे संघर्ष के बाद सूबे में बिहार से अलग हुआ झारखंड नवनिर्माण हुआ, लेकिन यहाँ की जन आकांक्षाओं की पूर्ति आज तक नहीं हुई। कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा तो कभी भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों पार्टियां सरकार में रही, लेकिन आम जनता की जो जरूरत की चीजें थी, बुनियादी चीजें थी, आवश्यकताएं जो थी शिक्षा से संबंधित, वो नहीं पूरा हो पाई। हमारे साथ नेता भी हैं, उनसे ही पूछेंगे। सर, आपसे तो पूछेंगे। ये बताइए हजारीबाग की स्थिति क्यों खराब हो गई? हजारीबाग की स्थिति खराब हो गई, यह जो आप कहना चाहेंगे, तो इसका कारण यह है कि यहाँ पर जो है सो जो सरकारें बनी, उन सरकारों में जो है सो हजारीबाग का प्रतिनिधित्व कम हुआ। सर, सरकार तो आपकी भी बनी थी, बीजेपी की भी सरकार थी, इससे आप इनकार नहीं करेंगे?
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हजारीबाग से जब सांसद यशवंत सिन्हा बने, उसके बाद हजारीबाग रेलवे काउंटर पहला आया, रेलवे से जुटा। अरे सर, एक दो उपलब्धि को कितने कितने दिनों तक गिनाएंगे? एक दो उपलब्धि को कितने दिनों तक गिनाएंगे? उपलब्धियों की जो है सो एक तालिका में बताऊंगा, एक दो उपलब्धि नहीं, तालिका बताऊंगा। उसके बावजूद भी यहाँ बिजली नहीं, पानी नहीं, कैसी उपलब्धि है सर? यहाँ पर माने कि जो आप जो कह रहे हैं समस्याएं हैं, मगर समस्याओं के समाधान के लिए ही इस बार हम लोगों ने विचार किया है। आपने जो हमारे अच्छे उम्मीदवार को टिकट देने का विचार किया है, मतलब दिया है? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने जो है सो इसीलिए विचार किया कि झारखंड में बहुमत की सरकार बनाएंगे और हजारीबाग को पुनः हम जो है सो अच्छा और खुशहाल बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं। मनीष जी से भी सवाल पूछेंगे, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे प्रदीप जी, एक सवाल उठता है कि हजारीबाग का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाया? निश्चित रूप से यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि लोग पहले आए, कभी भी ध्यान नहीं दिए हजारीबाग के प्रति। इतना गैप हुआ जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच में, जिसके चलते विकास नहीं हो पाया। कभी भी जनता और जनप्रतिनिधि के बीच में कोई संबंध जो होता है वो संबंध नहीं बन पाया, जिसके चलते हजारीबाग का विकास नहीं हो पाया। विकास तो दूर बात, हजारीबाग का विनाश हुआ। अभी हजारीबाग को बनाने से पहले हजारीबाग को बचाने की ज़रूरत है। जितना भी यहाँ ग्राउंड था, कभी हजारीबाग में इंडिया और रसा का मैच हुआ करता था। आज हालत ये है कि हजारीबाग में प्रखंड स्तर का भी मैच होने के लिए ग्राउंड नहीं है। यहाँ से बहुत सारे एथलीट्स यहाँ से निकल के हजारीबाग में जाते थे, लेकिन अफसोस लगता है हमारे युवाओं के लिए, खास करके खिलाड़ियों के लिए कोई भी जगह न खेलने के लिए बचा हुआ है, न कोई उनको प्रशिक्षक उपलब्ध हो पाया। हम और जानना चाहेंगे सर, ये बताइएगा कि आखिर अजीज अहमद साहब, कि आखिर हजारीबाग का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाया? हजारीबाग में सबसे जो पहली बात ये है कि एक नेताओं के पास कोई विज़न नहीं, और मैं तो ये कहूँगा कि आज जो यहाँ आम जनता खड़ी है, मैं उन पर भी तोहमत लगाना चाहता हूँ कि शायद मेरी हजारीबाग की जनता के पास भी विज़न नहीं। उनको देखना चाहिए कि कौन सा नेता जो है, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, क्या काम चाहते हैं, क्या नीयत है उनकी। नीयत पे सबसे पहले जो हजारीबाग में है कि जो आके यहाँ इस्टेब्लिश करते हैं अपने आप को, सिर्फ उनका नीति रहती कि जीतना है। सांसद मत से पैसा बांट देना या कुछ थोड़ी बहुत काम करा देना, ये डेवलपमेंट नहीं है। असल विजन चाहिए कि हजारीबाग की भौगोलिक जो स्थिति है उसको समझने की ज़रूरत है। चलिए, भौगोलिक स्थिति को समझने की ज़रूरत है, विजन की ज़रूरत है। मनीष जी एक मिनट, मनीष जी, हम एक सवाल ये भी पूछना चाहेंगे। जाहिर सी बात है, बीजेपी यशवंत सिन्हा ने काफ़ी, हजारीबाग अगर की बात आती है तो यशवंत सिन्हा का नाम आता है, बीजेपी का नाम आता है। आखिर इतना पिछड़ क्यों गया हजारीबाग? देखिए, डेवलपमेंट जो किसी भी शहर का होता है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बड़ी होती है। जब आप एक सांसद चुनते हैं तो बेसिकली आप उसमें ये देखते हैं कि वो देश की नीतियों में, जैसे डिफेंस हो, फाइनेंस हो, आपके जो देश का जो नीति है उसको वो कैसा बनाता है। जब ज़मीन पे डेवलपमेंट राज्य सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है और होती ही है। तो यहाँ जो बेसिक जो रीज़न मैं मानता हूँ कि कभी भी यहाँ पे पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी, हमेशा गठबंधन का सरकार रहा, राजनीतिक खींचतीर रही, जिसमें जनता पीछे छूट गई, विकास पीछे छूट गया। चलिए, हम बात करेंगे, हम जनता से भी पूछना चाहेंगे, हजारीबाग का विकास हुआ है क्या? आप लोग, हजारीबाग का विकास हुआ है क्या? यहाँ पर नेताजी कह रहे हैं, वो भी यही मान रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है। ये शर्म की बात है क्या? सब आप ये बताइए, नेताजी, अभी आपने सुना, मनीष जी को आपने सुना, मनीष जी कह रहे थे कि गठबंधन की सरकार थी इसलिए डेवलपमेंट नहीं हो पाया। कितना तर्क सही माना जाए? एकदम सही है। जब भी गठबंधन की सरकार होती है तो सरकार चलाने के लिए नेता लोग आपस में लड़ाई करते हैं, वो जनता का ख्याल ही नहीं करते हैं। गठबंधन की सरकार के कारण आपको लगता है कि विकास नहीं हो पाया?
नहीं, गठबंधन की सरकार का कारण विकास का ये कारण नहीं है। सबसे पहले विकास का कारण ये है कि यहाँ की राजनीति जब भी हुई है तो जात पात के अडंगा में हुई है, और जात पात हमेशा हजारीबाग को खोखला कर रही है। ये बहुत शर्म की बात है, जात पात के नाम पर। आपको लगता है कि गठबंधन की सरकार नहीं होती तो हजारीबाग डेवलप कर जाता? सर, गठबंधन की सरकार की जहां तक बात हो रही है तो यहाँ बीजेपी 13 साल राज की है, गठबंधन के सरकार में ही। नहीं, गलत, 13 साल नहीं है, 13 साल नहीं है, 9 साल राज किया है। और हजारीबाग से इनका सांसद रहा, इनका एमएलए रहा। अभी भी तो ये लोग जो अगर ये बात करेंगे कि हम विकास करेंगे, किसका विकास? मनीष जी सवाल तो आपसे जुड़ेंगे ही, सवाल उठ रहे हैं। हाँ, 22 महीना मधु कोड़ा की निर्दलीय सरकार रही है, जिसको कि कांग्रेस ने सपोर्ट किया। उन्होंने से कहा कि 14 साल में 13 साल भी नहीं, वो गलती मान रहा है, गलती मान रहा है। हर चीज में बोल दीजिए और गलती मान लीजिए। मनीष जी आपसे भी पूछना चाहेंगे। मनीष जी, जाहिर सी बात है बीजेपी यहाँ पर काफी स्ट्रांग रही है। आप लोगों के मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा थे, वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। आखिर बीजेपी की क्या मजबूरी थी? इतनी मजबूर बीजेपी क्यों? देखिए, विकास एक बहुत बड़ा शब्द है। विकास, आज से आप 15 साल पहले जाएंगे और आज के हजारीबाग में आएंगे तो काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन मैंने जो आपको ये बात बोली कि गठबंधन का अपना कुछ रिजर्वेशन रहता है, जिसमें जहां तक विकास होना चाहिए था वहां तक नहीं हुआ। विकास जरूर हुआ, लेकिन जहां तक होना चाहिए था वहां तक वो नहीं पहुंच सका, क्योंकि गठबंधन की अपनी मजबूरियां होती है, गठबंधन की अपनी तकलीफें होती हैं। लेकिन इस बार भी आप गठबंधन में हैं मनीष जी। देखिए, ये प्री पोल अलायंस है। प्री पोल अलायंस और पोस्ट पोल अलायंस दोनों में अंतर होता है। ये हम लोग अभी एक दल बन के लड़ रहे हैं, एनडीए के रूप में लड़ रहे हैं। तो ये गठबंधन और वो गठबंधन, पहले क्या था, निर्दलियों का समर्थन लेकर के 2-3 दलों का समर्थन लेके हम बनाते थे। लेकिन अभी ये क्लियर है कि अगर हम सरकार बनाएंगे तो अपने गठबंधन के भीतर बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। आपको लगता है कि वाकई गठबंधन बीजेपी के लिए, बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टी के लिए मजबूरी बन गई? हम तो यही बोलना चाहेंगे, बार बार ये बात आ रहा है कि गठबंधन के चलते विकास नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने तो नहीं बोला था गठबंधन करने के लिए, या जनता तो नहीं बोला था। अगर डॉक्टर बोला रहता गठबंधन करना बहुत जरूरी, नहीं तो किडनी फेल हो जाएगा, लीवर फेल हो जाएगा, तो किया जा सकता था। जब विकास नहीं हो सकता था गठबंधन में तो छोड़ा जा सकता था। मजबूरी थी, सियासी हालात भी होते हैं। सियासी हालात नहीं हो सकते, जब विकास नहीं होता है तो सियासी हालात को रोक देना चाहिए। कुर्सी भी तो महत्वपूर्ण होता है ना, कुर्सी भी महत्वपूर्ण होता है। जब ने हमने आजसू पार्टी में ज्वाइन किया था उसके बाद 1 महीना भी सरकार में नहीं रहे। मेरे ज्वाइन होने के बाद ही सरकार गिरा है गठबंधन में। ये बताइए, गठबंधन की मजबूरी आप मानते हैं कि वाकई झारखंड में जो सरकारें चलती हैं वो गठबंधन के दबाव में रहती है, फैसला नहीं ले पाती है? देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि कोई गठबंधन की जरूरी नहीं है। गठबंधन तो गठबंधन आप कर रहे हैं। आगे प्रजातांत्रिक देश में गठबंधन जरूरत क्या है? आप एक बार इलेक्शन में आपके लिए अगर त्रिशंकु सरकार बन गई, अगर आपको मैंडेट नहीं मिला है तो आपको मैंडेट लेने के लिए आपको दोबारा आपको चुनाव में जाना चाहिए था। चुनाव में नहीं जाकर आखिर इस प्रदेश को जो पहले 5,000 प्रॉफिट में थी जब झारखंड अलग हुआ था, आज वो 23,000 करोड़ डेफिसिट में है। ये गठबंधन की वजह से। तो आखिर ये गठबंधन करके लोग क्या झारखंड को कहां ले जाना चाहते हैं? मतलब आप जनता को भी ब्लेम कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत मैंडेट दे रही है जनता। जनता कहना चाहते हैं कि एब्सोल्यूट में आप मैंडेट दीजिए और ऐसी मैंडेट दीजिए जो झारखंड का विकास कर सके। खंडित जनादेश के कारण गठबंधन की नौबत आती है। जनता भी दोषी है। जनता कितनी दोषी है आप मानते हैं? खंडित जनादेश के लिए जनता दोषी है आप मानते हैं? आखिर खंडित जनादेश क्यों आता है? क्यों खंडित जनादेश आता है? खंडित जनादेश के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि जनता को बरगला दिया जाता है। आज इतना प्रचार मीडिया तन होने के कारण जनता को समझने में कहीं भी दिमाग कायम नहीं करता है। जनता को बार बार एक चीज दिमाग में डाला जाता है कि आप यही कीजिए, आप यही कीजिए। जनता सोच, आज भी हमारे विधानसभा बहुत ज्यादा जनता अशिक्षित है, महिलाएं। बात करेंगे। ये बताइए कि खंडित जनादेश कितना जिम्मेवार है? खंडित जनादेश आखिर क्यों मिलता है? हम तो कहते हैं प्रदीप प्रसाद को दिया जाए, निर्दलियों को दिया जाए।
निर्दलीय को एक बार हजारीबाग में चांस दिया जाए। खंडित जनादेश कितना जिम्मेवार है? आप मानते हैं कि जनता अगर बढ़िया जनादेश देती तो ये नौबत नहीं आती? जरूर, निश्चित है, खंडित जनादेश से विकास नहीं हो पाता है। 2-4 एमएलए जीतकर पूरी सरकार को बर्बाद कर देते हैं और इससे भ्रष्टाचार भी फैलता है। खंडित जनादेश, आपको लगता है कि इस बार खंडित जनादेश नहीं होगा? आपको लगता है? अभी जो कंडीशन है, जो यहाँ पे राजनीतिक माहौल है, तो हमें नहीं लगता है कि यहाँ पे किसी की बहुमत की सरकार बनेगी। और जहाँ तक विकास की बात है हजारीबाग का, तो मैं आपको बहुत एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, बहुत छोटा सा उदाहरण। जिस जगह आप अभी बैठे हुए, जहाँ आपका कार्यक्रम चल रहा है, वो एक सामुदायिक विवाह भवन है और इसकी हालत आप देख सकते हैं कितनी जर्जर स्थिति में है। ये इतनी जर्जर स्थिति में एक बहुत छोटा सा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ मैं अब। और सड़क, पानी और बिजली की बात मैं नहीं करना चाहता हूँ। मैं छोटा, मैं लोग शौचालय की बात करते हैं ना, मैं भी शौचालय की ही बात कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ के शौचालय आप जाकर देखिए गंदगी से भरी हुई है, कोई भी आदमी नहीं जा सकता है अंदर। इसीलिए विकास कोसों दूर है। सिर्फ राजनीतिक जो है मेरे जनप्रतिनिधि लोग जो कि यहाँ से चुन के जाते हैं, उनकी इच्छा शक्ति की कमी, इच्छा शक्ति उनकी है ही नहीं। इच्छा शक्ति की कमी के कारण ही ये होता है। आपको लगता है? देखिए, विकास तो जनता का नहीं हुआ, लेकिन यहाँ के नेताओं का हुआ। यहाँ के नेता एकदम विकास अपना खूब किए और जहाँ करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करके जाते हैं वो सिर्फ अपना ही विकास। ये बात तो सही है ना कि क्षेत्र में भले ही सड़क न बने, भले ही बिजली न बने, लेकिन नेताओं का विकास होता है। आप मानते हैं नेताओं का विकास होता है? बिल्कुल। आप ये इस बात को कैसे कह सकते हैं? हम लोग तो अभी जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन इलेक्टेड नहीं है, और हम लोग इलेक्टेड होने के बाद हो जाएगा विकास, ये मानते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल विजन के साथ बैठा हूं। और हमारी पार्टी जो है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है, चेक एंड बैलेंस की पार्टी रही है पूरे देश के अंदर में और प्रदेश के अंदर में भी। हम ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को हमको बहिष्कार करने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं कि सरकार जब चले तो ईमानदारी से साथ चले और सिस्टम से चले। दृढ़ इच्छा शक्ति क्यों नहीं हो पाती है? नेता का बैंक बैलेंस बढ़ते रहता है, जनता का खजाना खाली होते रहता है, ना सड़क मिलता है, ना बिजली मिलती है, ना पानी मिलता है। एकदम सीधी सी बात है, इच्छा शक्ति, हजारीबाग के प्रति प्यार कभी नहीं हुआ जनता को। अगर हजारीबाग के प्रति प्यार होता ना, तो ऐसा नहीं कि हमारे जो जनप्रतिनिधि चुने गए थे वो कम दिमाग वाले थे या कम पढ़े लिखे थे, बहुत विद्वान। शायद झारखंड में ऐसा जनप्रतिनिधि कहीं नहीं चुना गया, लेकिन अफसोस तो उन लोगों को हजारीबाग के प्रति प्यार ही नहीं हुआ। थोड़ा सा भी हजारीबाग के प्रति प्यार होता तो स्टेडियम भी बढ़िया होता, सब्जी बाजार भी बढ़िया होता, ये विवाह भवन भी बढ़िया होता, मटवारी मैदान भी बढ़िया होता और हर कुछ बढ़िया होता। मनीष जी, आप में कितनी इच्छा शक्ति है? आप अपनी मजबूत इच्छा शक्ति का परिचय देंगे? देखिए, हम लोग पॉजिटिव राजनीति करते हैं और केवल विकास के लिए ही आए हैं। राजनीति में आने का दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। डेवलपमेंट के लिए राजनीति में आए हैं और मौका मिलेगा तो मैं यहाँ के लोगों को दिखाऊंगा कि विजन किसको बोलते हैं। और ये, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि एक जनप्रतिनिधि के जीत जाने से, किसी विधायक के आ जाने से क्षेत्र परिवर्तित नहीं हो जाता है। जो गवर्नमेंट की नीतियां हैं उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत मायने रखता है। अब ये प्रदेश जहां महेंद्र सिंह धोनी भी पैदा हुए हैं, जहां मधु कोड़ा भी पैदा हुए हैं, लेकिन ये मधु कोड़ा के लिए ज्यादा जाने जाता है, महेंद्र सिंह धोनी के लिए कम जाना। हमने कांग्रेस के लिए आप क्या जवाब देंगे? हमने कांग्रेस के भी नेताओं को बुलाया था, लेकिन वो नहीं आ पाए। मधु कोड़ा का बड़ा कठिन सवाल आपने पूछा, लेकिन फिलहाल हम जनता के पास जाएंगे। ये बताइए कि क्या इस बार खंडित जनादेश मिलेगा? ये झारखंड जब 2000 ईस्वी में अलग हुई, पूरी नई सोच समझ के साथ, लेकिन मैं बताना चाहूँगा विधानसभा का जो चुनाव होता है वो विकास से घिरे हुए चुनाव है। लोकसभा का चुनाव जो अभी बताए कुछ देर पहले हमारे महानुभाव जो बीजेपी के हैं कि देश की नीति के आधार पे होती है, लेकिन विधानसभा का जो चुनाव होता है करीबी विकास मामलों को लेकर के होता है, जनता की सही जनसमूहित विकास को लेकर के होता है, सभी जनता को नेता से संपर्क करने की विकास की नीति से होता है। आप लोग संपर्क करेंगे ये विश्वास दिलाते हैं? आप लोग ये विश्वास दिलाते हैं? हाँ, यहाँ पे मान लिया जाए प्रदीप प्रसाद जी से पूछना चाहते हैं कि अगर वो जीत जाएंगे तो उनका मुख्यमंत्री कौन होंगे? इसका सवाल दे। बड़ा सवाल है, ज्वलंत सवाल है।
हम एक चीज़ बताना चाहेंगे, इन लोग को ना निर्दलीय आदमी को सोच रहे हैं शायद अगर ये जीत के जाएंगे तो मुख्यमंत्री कौन होगा। निर्दलीयों को तो चांदी रही है झारखंड में एकदम, लेकिन पहली बार होगी कि मेरी चांदी नहीं होगी, जनता की चांदी होगी। जनता की चांदी होगी। और मैं बताना चाहता हूँ, जब से मैंने राजनीति में आया, रात दिन बहुत अफसोस होता है, आंख में देख के आंसू आ जाएगा। आज 500 रुपये 1000 रुपये के लिए आदमी मर रहे हैं। आज 1000 रुपया के चलते आदमी का जान चला जाता है। आज रात दिन कोई ऐसा दिन नहीं होगा मैं बिना किसी पद पे रहे हुए, मैं मुखिया भी नहीं हूँ, बिना किसी पद पे रहे हुए 1-2 आदमी का मैं प्रत्येक दिन जान बचाता हूँ, मैं और मेरा पूरा टीम। तो आज आपको एक चीज़ और कहना चाहेंगे, जब आप गाँव में जाएंगे तो आप देखेंगे जो बैसाखी होता है, जो बहुत कम दाम का होता है, इतने प्रतिनिधि होने के बाद बैसाखी भी लकड़ी का अपने बांस से छील के जनता लोग बनाते हैं। अच्छा, ये एक चीज हमको बताइए, आपको लगता है कि इस बार जो माहौल बन रहा है वाकई मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी इस बार दिख रहा है? हमको तो ऐसा नहीं लग रहा है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। प्रदीप जी, आपको लग रहा है, माफ कीजिएगा, आपको लग रहा है क्या मनीष जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी? बिल्कुल। देखिए, मैं आपको उदाहरण से समझाऊं, 30 वर्षों के बाद भारतवर्ष में पूरे देश में 125 करोड़ लोगों ने एक जैसा सोचा और 30 वर्षों के बाद एक बहुमत की सरकार बनी है। तो झारखंड के भी लोग देख रहे हैं, 30 साल के बाद कांग्रेस के राज में कभी पेट्रोलियम का दाम नहीं घटा, बहुमत की सरकार है, पेट्रोल का दाम कम हो रहा है, महंगाई थमी हुई है, विकास हो रहा है, सम्मान दिया है मोदी जी ने। आज आप देख लीजिए कि हमारे पड़ोसियों को जवाब दिया जा रहा है अच्छे से। तो झारखंड के भी लोग देख रहे हैं कि बहुमत की सरकार बनेगी। आपको लगता है कि वाकई बहुमत की सरकार बन पाएगी झारखंड में? बहुमत की सरकार नहीं बन पाएगी और ये झारखंड के लिए बेहतर होगा। इसलिए बेहतर होगा कि हम लोग जो है, हमारा जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है चेक एंड बैलेंस के रोल में रहेगा। और जो अभी आप कह रहे थे कि पूरे राष्ट्र में जो ये सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, तो केवल 30% वोट मिला है उनको, ये महानुभाव को। लेकिन आपने एक बड़ी बात कही है कि लगता नहीं है कि बहुमत की सरकार बनेगी, ये तो फिर तो जनता के लिए आप एक बुरी खबर दे रहे हैं। बुरी हम ये इसलिए कहना चाहते हैं कि आज विखंडित जनादेश चारों तरफ से मिल रहा है। हम तो जनता में ये संदेश भेजना चाहते हैं कि आप लोग एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दीजिए। चलिए, हजारीबाग की जनता हमारे साथ है, प्रतिनिधि हमारे साथ है, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। जनता से और भी हम लोग सवाल जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हजारीबाग में क्या स्थिति है, लोगों ने खुद बताया है हजारीबाग क्यों पिछड़ा है और कैसे नेता भी विश्वास दिला रहे हैं कि इस बार हजारीबाग पिछड़ा नहीं रहेगा। सही प्रतिनिधि चुनिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। भ्रष्टाचार बड़ा परेशान कर रहा है लोगों को। झारखंड की जब चर्चा आती है तो सिर्फ भ्रष्टाचार का ही नाम आता है। देखिए, ये इस प्रदेश में निर्दलीय जितने भी रहे हैं पूर्व में, उन्होंने सत्ता में रह के ब्लैकमेल करने का एक टेंडेंसी बना लिया था। और जितने निर्दलीय जेल में रहे हैं, एनोस एक्का को देख लीजिए आप, कमलेश सिंह को देख लीजिए, और भी मधु कोड़ा को देख लीजिए आप, तो मेजॉरिटी हरिनारायण राय को आप देख लीजिए। तो जिन्होंने भी जिस प्रकार से जीत हासिल की और उसके बाद गए और सत्ता में रह करके सरकार को जो ब्लैकमेल किया, इससे भ्रष्टाचार तो चरम पर है झारखंड। निर्दलीय भ्रष्टाचार बढ़ाते हैं, ये तो मान लीजिए ना प्रदीप जी। नहीं मान सकते, प्रदीप प्रसाद नहीं बढ़ाएगा। और हमने अपने जितने दिन का राजनीतिक जीवन में गुजारा, 2 साल करीब हुए हमको आए हुए, 2 साल में हमने टेलर दिखा दिया कि हम करना क्या चाहते हैं। लोगों को दिलों में एक विश्वास हुआ। जब आदमी मुसीबत में होते हैं तो एक विश्वास जगह प्रदीप प्रसाद है ना, प्रदीप प्रसाद का टीम है ना। आज अगर 12 बजे रात को भी जरूरत हो, 2 बजे रात को भी जरूरत हो, लेकिन एक विश्वास कायम किया हमने। लेकिन इसकी बार्गेनिंग तो आप कहीं ना कहीं सत्ता में करेंगे ही ना आगे जा करके? कभी नहीं।
मैं हजारीबाग के लिए बार्गेनिंग करूंगा, हजारीबाग के विकास के लिए बात। एक चीज़ और करना चाहेंगे हम, खास करके हम सारे जनता को यहाँ बताना चाहेंगे कि जितने भी हमारे भाई लोग आए हजारीबाग को, जो भी हमारे सभी के चाहने वाले हैं, सबसे ये कहना चाहते हैं कि कृपया हल्ला ना करें और तालियों से बात का जवाब दें। हम तो ये चाहते थे कि हम लोग जितने जनप्रतिनिधि हैं, अगर एक ही गाड़ी में हम लोग घूमे तो दिक्कत क्या है? क्या बात है, बहुत अच्छी बात। देखिए, बात सुन लीजिए, ताली से जवाब दीजिएगा, हो हल्ला हंगामा नहीं। हाँ, हम लोग सारे जनप्रतिनिधि अगर एक गाड़ी में घूमे, एक जगह घूमे और हम लोग बताएं हमने ये किया और हम ये करना चाहते हैं, ये तो होने वाला नहीं है। और ये जो होने वाला नहीं है ये होगा, आने वाले दिन में होगा। ये बेचारे कार्यकर्ता भी परेशान नहीं होंगे, ना ये कार्यकर्ता परेशान होंगे। चलिए, हम भ्रष्टाचार पर बात कर रहे थे। आपको लगता है कि वाकई मैं कहना चाहता हूं इस मामले में कि भ्रष्टाचार तो व्याप्त है चारों तरफ। इसके लिए सबसे खास वजह तो मैं भी मानता हूं कि निर्दलीय है। निर्दलीय बहुत बड़ा इक्वेशन तैयार करता है भ्रष्टाचार का। इसीलिए पार्टी से, क्योंकि पार्टी के संविधान से जुड़ा नहीं रहता है, जो चाहता है सो करता है। एक पार्टी तो ऐसी है झारखंड में, मैं तब बताना चाहता हूं कि उनकी एक पार्टी का विधायक मंत्री है और दूसरा विपक्ष में है, और उपचुनाव में दोनों साथ साथ जा रहे हैं उनके प्रचार करने के लिए। ये वातावरण झारखंड में रहा है, ये झारखंड में हजारीबाग देखा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि पार्टी को कैंडिडेट को संविधान से जुटना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने एक रेपुटेशन है, एक भी उसके नेता और हम पब्लिक से पूछ लेना चाहते हैं। अभी मनीष जी ने कहा कि निर्दलीयों ने भ्रष्टाचार बढ़ाया है, लेकिन हम पूछना चाहेंगे कि क्या आपके ब्लॉक में भ्रष्टाचार है? आपके ब्लॉक में भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार है यहाँ पर हमारे जो भ्रष्टाचार है। और झारखंड प्रदेश में हमको लगता है कि पार्टी ब्लॉक में भ्रष्टाचार है। आपके ब्लॉक में हर जगह, और हमें लगता है कि पार्टी का नेता कम, निर्दलीय नेता ज्यादा बनेंगे। ब्लॉक में भ्रष्टाचार, देखिए ब्लॉक में भ्रष्टाचार है। मेरी बात को सुनिए, हल्ला नहीं कीजिए, मेरी बात को सुनिए। यहाँ पे जायसवाल जी एक उठा रहे, निर्दलीय हमेशा लूटा है। क्या बीजेपी ने अपने सरकार में निर्दलीय नहीं किया? अगर किया, मेरी बात सुनिए पहले आप, अगर किया ठीक है। और दूसरी बात उन्होंने बोला कि हमारी देश में मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमत को कम किया। क्या अंतर्राष्ट्रीय मेरी बात सुनिए सही, क्या अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमत कम हुई है? अगर उसके तुलना में उन्होंने कम की है, पहले बात बताइए, कम नहीं की है। और दूसरी बात है, उन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए, उन्हें पूरा नहीं किया। अगर हजारीबाग में है तो आज उन्हें बड़ा सवाल, लेकिन पहले पब्लिक से हम पूछना चाहेंगे, ये बताइए कि क्या आपके ब्लॉक में भ्रष्टाचार है? नहीं, भ्रष्टाचार तो है हजारीबाग में भैया। जब आपको पता ही नहीं है कि ब्लॉक में भ्रष्टाचार नहीं है, एक बात आप बोलिएगा। आप बताइए, आप बताइए, आप पूछना चाहते हैं। आप पहले ये बताइए कि भ्रष्टाचार आपके एकदम बहुत भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पर है। आपके ब्लॉक में भ्रष्टाचार? बिल्कुल। बाबू क्या बोलते हैं जाने पर? बस हर जगह पैसा और क्या। बाबू क्या बोलते हैं जाने? फाइल आगे बढ़ाते ही नहीं है, 2-3 दिन आगे पीछे करते हैं, उसके बाद लास्ट में कुछ न कुछ दे देना पड़ता है। बाबू जी क्या बोलते हैं ब्लॉक में जाते हैं तो आप लोग? कुछ भी नहीं, इसका आंसर नहीं देते हैं। होगा काम होगा, बस मोदी सरकार में कुछ न कुछ चेंजिंग हो रहा है और होगा मोदी सरकार। उम्मीद है। लेकिन मनीष जी, सवाल तो एक उठेगा है ना। आपने कहा कि निर्दलीय भ्रष्टाचार बढ़ाते हैं, लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि ब्लॉक स्तर का भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा? मैं बताता हूं। देखिए, जब नेता ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेकर के वो पोस्टिंग कर रहे हो, झारखंड सरकार में जो पदस्थापना है, ट्रांसफर एक धंधा बन गया, एक उद्योग बन गया है नेताओं के लिए। तो जो लोग पैसा दे के आएंगे, जब वो शुरुआत ही भ्रष्टाचार से शुरू होगा तो नीचे कौन कंट्रोल करेगा? अगर मैं पैसा दे के ब्लॉक में आता हूं तो मुझे तो लूट की खुली छूट मिली हुई। आप ये आश्वासन दिलाएंगे कि आपके आने के बाद ब्लॉक में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? देखिए, हम लोग पुरजोर कोशिश करेंगे। हम लोग मोदी ब्रिगेड के लोग हैं। मोदी जी ने कहा है न खाएंगे न खाने देंगे। हम लोग पुरजोर से इसका समर्थन करेंगे। आपको लगता है कि वाकई ब्लॉक में भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है? हमें तो नहीं लग रहा है अभी कि खत्म होगा, जब तक जनप्रतिनिधि लोग नहीं चाहेंगे, अफसर पर लगाम नहीं लगाएंगे। जैसे हजारीबाग सबसे बढ़िया चारागाह बना है अफसरों के लिए। डेनमार्क जैसे सबसे जानवर के लिए चारागाह होता था ना, अफसर के लिए हजारीबाग सबसे बेटर है। अफसरों पर रोक कौन लगाएगा? यहाँ के जनप्रतिनिधि लगाएंगे, और कौन लगाएगा? क्यों नहीं लगा पाए?
नहीं लगा पाए, उनसे पूछा जाए जो जनप्रतिनिधि थे। कभी उन लोग ध्यान ही नहीं दिए जनता के प्रति। मैं बोला ना, एक गैप था, जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच में गैप था, जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच गैप था। कभी उन्होंने ये नहीं समझा कि जनता का दुख क्या है। ब्लॉक में कैसे भ्रष्टाचार खत्म होगा? ब्लॉक में भ्रष्टाचार खत्म होगा जब मोदी जी का राज आएगा, तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। आपको लगता है कि मोदी राज के बाद भ्रष्टाचार वाकई खत्म हो जाएगा? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले लोगों को समझना होगा कि शासक और प्रशासक वर्ग में फर्क समझना पड़ेगा कि शासक कौन है, प्रशासक कौन है। आज के दिन में तो ये हालत है, मैंने भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक को देखा है कि गुड मॉर्निंग कह के डीसी पास जाना और डीसी का ना उठना और पूछ के बैठना, ऐसी परिस्थिति रहेगी नेताओं की तो ये समझ में नहीं आता कि शासक कौन वर्ग है और प्रशासक कौन वर्ग है। मनीष जी आपसे एक सवाल, हमको कुछ याद आ गया, आपसे एक सवाल जरूर करना चाहेंगे। आपने कहा निर्दलीय बढ़ाते हैं भ्रष्टाचार को, लेकिन आपकी भी सरकार बनी थी, इन्हीं निर्दलियों के सहारे ही आपकी सरकार बनी थी, ये आप मानते हैं? बिल्कुल। देखिए हम लोग जिस सिस्टम में रहते हैं, सरकार बनाना और चलाना ये मजबूरी रहती है, लेकिन गठबंधन धर्म को निभाना, अगर एक गाड़ी सीधे चल रही हो तो वो स्पीड में चलेगी, लेकिन अगर स्पीड ब्रेकर्स हों तो उसमें ठोकर तो लगे। मोदी जी का शासन है, मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार अगर बनती है तो स्पीड ब्रेकर बन जाएगा। स्पीड ब्रेकर सारा हट जाएगा। मोदी जी के नाम पे, मोदी जी के कामों को देखते हुए इस बार स्पष्ट बहुमत जनता दे रही है। आप मुगलपे में ना रहें, इस बार झारखंड की जनता साफ मैंडेट दे रही है। हम लोग 55 से ऊपर सीट जीत करके इस बार झारखंड में भी सुशासन देने जा रहे हैं। आपसे पूछना चाहेंगे, क्या यहाँ पर मोदी लहर काम कर रहा है? मोदी लहर पूरे भारत में है और यहाँ पे भी है। हमें ऐसा लग रहा है कि अब मोदी जी जो है दिल्ली से प्रधानमंत्री का पद त्याग करके झारखंड में मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। मोदी लहर काम कर रहा है। मोदी लहर काम कर रहा है, बिल्कुल काम कर रहा है। मोदी जी ने जो काम कर कुछ काम नहीं कर रहा, काबिले तारीफ है। क्या हुआ? मोदी लहर काम नहीं कर रहा है। डीजल और पेट्रोल कम करके क्या राशन क्या कम किए? 1 रुपया भी। मनीष भैया से हम कुछ सवाल करेंगे। मनीष भैया का 3 हॉल है हजारीबाग में, 3 स्कूल प्राइवेट स्कूल में, उसमें डॉक्टर का बेटा इंजीनियर, वकील का बेटा पढ़ता है, सिर्फ कोई गरीब लड़का वहाँ पे नहीं पढ़ता है। प्रदीप भैया 5 लाख का जमीन 1 लाख में दे देते हैं। बात मोदी लहर की हो रही है। प्रदीप भैया 5 लाख का जमीन 1 लाख में दे देते हैं। बात मोदी लहर की हो रही है। आपको लगता है कि मोदी लहर है? मोदी लहर है, क्यों नहीं? क्यों क्या? मैं सारे जनप्रतिनिधियों से मेरा एक ही सवाल है। नहीं, मेरा आपसे सवाल है, क्या मोदी लहर नहीं है? नहीं है। क्यों? मोदी, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मोदी सरकार आई है, उसके बाद 12 बार पेट्रोल डीजल के दाम कम हो चुके हैं। अब आप कैसे बोल रहे हैं? अरे बोलने दीजिए। सुनिए, ये पेट्रोल और डीजल का दाम इंटरनेशनल मार्केट करती है और मैं बताता हूँ, आंधी हो या सुनिए पहले, ये मोदी की लहर हो या राहुल की आंधी, ये दोनों नुकसानदेह है। लेकिन आपने कहा कि मोदी के आने के बाद मैं आपको बता दूं, जितने भी गरीबों से संबंधित जितने भी केंद्र सरकार की योजनाएं थी, चाहे वो मनरेगा हो, बात कर रहे हैं जनधन योजना कर मानता हूं, लेकिन ये मोदी फैक्टर विधानसभा में नहीं चलेगा। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हजारीबाग में लोगों ने सिर्फ कम्युनल वोट को पैदा करके आज तक सत्ता में आने का काम किया। डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं, डेवलपमेंट के नाम पर नहीं। यहाँ अरे एक बार मोदी जी पर भी भरोसा कर लीजिए। सर, मैं आपको एक बात बता दूं, हजारीबाग पूरे, मैं आपको बता दूं, 1 मिनट सुन लो, पूरे देश में जब अयोध्या का मामला आया था, इलाहाबाद फर्स्ट क्लास बेंच जब सुनाई कर रहा था, पूरे देश में कुछ नहीं हुआ, लेकिन केवल हजारीबाग में वोट के चलते हजारीबाग में छिटपुट हुआ। ये जगह को केवल आप ये मानते हैं कि मोदी लहर क्यों नहीं? सर, ये लहर यहाँ कोई मोदी लहर नहीं। क्यों? पेट्रोल डीजल का दाम मोदी लहर नहीं सर, कोई मोदी लहर नहीं है। पैसा का यहाँ जो है ना लूट हो रहा है। मोदी लहर क्यों नहीं है यार? पेट्रोल का दाम कम हो गया, डीजल का दाम कम हो गया। हाँ, मोदी लहर क्यों नहीं है?
जो लोग ये कह रहे हैं, सुनिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि मोदी लहर नहीं है, वो खुद लोग जो है टीवी में मोदी का न्यूज देखते हैं और अखबारों में मोदी के बारे में पढ़ते हैं। मोदी लहर यहाँ कुछ नहीं है, समझ, झारखंड में मोदी फैक्टर कुछ नहीं। जब तक पूंजीपति लोग लड़ेगा और देश का विकास नहीं होगा। देखिए सर, देखिए एक सेकंड से बोलना चाहता हूँ, मैं यहाँ के तमाम प्रतिनिधियों से अल्पसंख्यक के बारे में जो सवाल करना चाह रहा हूँ। मोदी लहर देखिए, मोदी जी का सहारा लेके जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। कोई बात नहीं है। बैठ जाइए। नहीं लाए, बैठ जाइए। मोदी काला धन नहीं लाए, फालतू प्रोग्राम कराते हैं। कमांडीय प्रोग्राम क्या कराते हैं? विदेश से मोदी काला धन नहीं लाए। कमांडीय प्रोग्राम क्या कराते हैं? मार करवाना है क्या? चल रहा है और हमेशा चलते रहेगा। मार कराना है क्या? ऐसा में करा के का? खाना बर्बाद कर देगा। संग्राम में ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि आखिर कौन बनेगा यहाँ का प्रतिनिधि, किसके हाथ में सिंहासन जाएगी। हमारे साथ मनीष जी मौजूद है, खुद बीजेपी से यहाँ पर है। उसके बाद सीपीआई के रजी अहमद साहब हैं और अभी जमाल अहमद जी कांग्रेस से जुड़ गए हैं और इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले मनीष जी, एक बात तो हम क्लियर करना चाहेंगे, कोई लास्ट सेगमेंट है मेरा, आप क्या जनता को भरोसा दिलाना चाहेंगे? देखिए, समाज सेवा और राजनीति के बीच में एक अंतर होता है। समाज सेवक बहुत हैं, राजनीति में ये जो निर्दलीयपन का जो अभी ये चल पड़ा है, उसमें क्या होता है कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट आने के बाद काम सरकार करती है, ये लोगों को जानना पड़ेगा। और जब तक बहुमत में नहीं आए, पूरा सरकारी अमला सिस्टम काम नहीं करे, तब तक इस झारखंड का सुधार नहीं हो सकता है। तो मैं आपके मंच के माध्यम से लोगों से अपील करूंगा कि बहुमत की सरकार बनाएं और तभी झारखंड का कल्याण हो सकता है। आप क्या कहना चाहेंगे? चूंकि अब बात हो रही है, घोषणा पत्र के जरिए लोग अपनी दल अपनी बात रखते हैं, अब आप क्या कहेंगे? यहाँ अगर जीत कर आते हैं तो क्या आश्वासन देना चाहेंगे? भाई, बहुमत की सरकार तो अभी देश को मिला है और 100 दिन के अंदर में गारंटी किया गया था भाई कि काला धन वापस लाया जाएगा। अगर बहुमत सरकार नहीं रहती तो आज के दिन में हमको लगता है कि विपक्ष बड़ा मजबूत होकर इस बात, लेकिन कोशिश तो किया जा रहा है ना। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुमत की सरकार को आज के दिन में झारखंड में जरूरत नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है कि जनता, क्योंकि जनता के हित में ये प्रदेश के हित में ये नहीं है मामला। आपसे जानना चाहेंगे, आप थोड़ा सा विलंब से आए हैं लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, ये बताइए कि अगर एक बार फिर से आपका यूपीए गठबंधन सरकार में आता है तो जनता को क्या मिलेगा? बीजेपी जो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, जो बिल्कुल झूठ बोलती है, और कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ और सबका विकास के लिए आज से नहीं बल्कि 125 साल 1885 से लेकर के आज तक लगी हुई है। और आप जी न्यूज़ वाले से बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपने 2 पार्टियों को बुलाया, एक बीजेपी को बुलाया और दूसरा आजसू को, जो इनका चचेरा भाई है। नहीं, वो निर्दलीय थे। आज के दिन आप क्यों नहीं? आप लेट से क्यों आए? आप भी तो पहले आ सकते थे, आपको भी तो निमंत्रण था। आज के दिन वो बागी हैं। आज के दिन वो बागी हैं, आजसू वाले जो सेंटर लेवल पर राजनीति कर रहे हैं। वो कहते हैं,
सुन लीजिए, वो कहते हैं कि हमारा 8 कैंडिडेट नहीं लड़ रहा है भैया, हमारा 16 कैंडिडेट लड़ रहा है। ये जीतेंगे जाकर के बीजेपी की सरकार बनवाएंगे। नहीं, मेरी बात सुनिए, मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि अगर आप आते हैं गवर्नमेंट में तो क्या फायदा मिलेगा हजारीबाग को? हजारीबाग को फायदा जो सबसे पहले जयशंकर पाठक साहब का कहना है कि वो मेडिकल कॉलेज बनेगा और जो एजुकेशनल हब बनाने की बात हो रही। मनीष जी तो दुनिया भर के स्कूल खोले हैं, लेकिन अमीर बच्चों लोग के लिए स्कूल खोले। लेकिन सवाल मेरा ये है कि 2 बार हजारीबाग कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो 2 बार कांग्रेस को कमान मिली, उसके बाद क्या मिला हजारीबाग को? हजारीबाग को मिला इंजीनियरिंग कॉलेज मिला, MBA डिपार्टमेंट मिला, MCA डिपार्टमेंट मिला, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट मिला। लेकिन आपके सरकार में रकीबुल भी तो मिला है, इस बात से आप इनकार करेंगे? आपके सरकार में रकीबुल भी तो मिला। की सरकार में अभी रामपाल मिल रहे हैं जो देश से लड़ रहे हैं। आसाराम बापू बीजेपी के उपज है, तो ऐसा लोग तो होते रहता है। हाँ। ऐसा है कि 14 वर्षों के झारखंड अलग होने के बाद 14 वर्षों के शासन काल में हजारीबाग में 10 वर्षों से कांग्रेस के प्रतिनिधि ने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया और ये ऐसा विकास करने वाले रहे कि यहाँ के जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हुए। उनको लगा कि मैंने कोई कार्य नहीं किया है, इसलिए वो चुनाव लड़ने से दूर हट गए। और उसके बाद आज जयशंकर पाठक क्यों आखिर चुनाव नहीं, कोई विकास का काम नहीं किया? क्या चेहरा लेकर के जाएंगे 10 वर्षों में जो उनको देना चाहिए था? ये एक बड़ा गंभीर। मनीष जी, हाँ, ये एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म था। मैं नेताओं से उम्मीद करता था कि वो अपना आचरण, वो अपना मैं ये एक पॉलिटिकल निजी आरोप, ये एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है। पॉलिटिकल बात हो रही थी, किसी को भी व्यक्तिगत आरोप लगाने का अधिकार नहीं था। उनको यहाँ बैठे नेताओं को अपना स्तर इतना नहीं गिराना चाहिए था। वाकई व्यक्तिगत हम जनता से पूछना चाहेंगे, आप क्या चाहते हैं हजारीबाग के लिए? आप क्या चाहते हैं हजारीबाग के लिए? तो पहले मैं यहाँ जितने भी प्रतिनिधि हैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि ये जीत के जाएंगे तो अल्पसंख्यक के लिए क्या करेंगे जो बहुत पिछड़े हैं? और दूसरी बात ये है कि जो कांग्रेस के प्रतिनिधि आए, जब कांग्रेस का वक्त ही नहीं है उनके पास, तो वो क्या सही बात है। आप हजारीबाग के लिए क्या चाहेंगे? 2000 से आज 2000 में झारखंड अलग हुई है और आज तक पारा टीचर जो आंदोलन रत्न है उसके लिए आज तक कोई सरकार ने काम नहीं किया। मैं यहाँ सभी जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहूंगा कि पारा शिक्षक के बारे में इनका क्या विचार है? चलिए, पारा शिक्षक के बारे में हम पूछेंगे। कांग्रेस इस देश को, इस राष्ट्र को दोनों मिलकर डुबाया है, दोनों। अब हजारीबाग के लिए आप क्या चाहेंगे? सर, हजारीबाग के लिए मैं चाहेंगे कि हजारीबाग की जनता एक ऐसे नेता को चुने जो नेता 5 साल लोगों के बीच खटता हो, लोगों के बीच सुख दुख में साथ रहता हो। ऐसे विधायक को जनता चुनकर भेजे, ना कि ऐसे लोगों को भेजे जो अपने व्यापार पर ज्यादा ध्यान दे। मनीष जी, एक सवाल था। आपके बीजेपी के राज में अल्पसंख्यक अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं? देखिए, एक जो भ्रम की स्थिति पैदा की गई है, नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, वहां पे अल्पसंख्यकों की स्थिति बेहतर हुई है। आज 6 महीना से मोदी राज चल रहा है, अल्पसंख्यकों का क्या नुकसान हुआ है? वो एक भ्रम की स्थिति में जीते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि केवल और केवल ये विकास के नाम पर मोदी जी के साथ जुड़े, धर्म कर्म से कुछ नहीं मिलना है, विकास को देखें। आप आखिरी समय में आए हैं, आप कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। अब एक ही सवाल होगा, हजारीबाग की जनता को आप क्या देंगे? अगर आप आते हैं, विधायक बनते हैं, तो हजारीबाग की जनता को क्या मिलेगा? तमाम यहाँ पे स्थानीय मुद्दा अभी बहुत सारा चीज़ है जो स्थानीय मुद्दा के बारे में हम लोगों को सोचना पड़ेगा। चारों तरफ से यहाँ पे कोयला का खदान आ रहा है, यहाँ पे कई तरह का फैक्ट्रियाँ लगने वाला है, यहाँ पे अभी तक कोई आगे का लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं बना है। हजारीबाग का विकास कैसे होगा? विकास प्राधिकरण बनना चाहिए। यहाँ के लोगों को आगे रोजगार कैसे मिलेगा, उसके बारे में तैयारी करना चाहिए। वाकई रोजगार कैसे मिलेगा, यहाँ का विकास कैसे होगा, सवाल ये है।
हजारीबाग की जनता से हमने राय मानी, राय जानी और अब सिंहासन का संग्राम लगातार जारी है। हम हजारीबाग में थे, दूसरे भी विधानसभा क्षेत्रों का हाल बताएंगे आपको। तब तक मेरे सहयोगी विशाल और यादवेंद्र सिंह के साथ मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।